हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह कंप्लीट बायोलॉजी को एक ही सेशन में कवर करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वह बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, बिहार मद्य निषेध पुलिस का हो, बिहार जेल वार्डर का हो, बिहार दरोगा मेंस का पेपर हो, या बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हो, 72 बीपीएससी, बिहार एसएससी, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और देखिए, ये पूरा जो है आप देख सकते हैं कंप्लीट बायोलॉजी है, चैप्टर वाइज दिया गया है, एनसीईआरटी सार संग्रह का है ये। और एक एक लाइन जो है इसका इम्पॉर्टेंट है, एक एक लाइन जो है पूरा प्रश्न दिया गया है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत बढ़िया तैयारी भी इस सेशन के माध्यम से आपका हो जाएगा साइंस में बायोलॉजी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, उसको देख लेते हैं। और एक एक लाइन इसका प्रश्न है, एक एक लाइन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो देखिए, विटीकल्चर के द्वारा जो है अंगूर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन होता है। उसके बाद देखिएगा कि जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जो यहाँ पर बॉक्स बना करके लिखा गया है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत जो है वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो वर्मी कल्चर में केंचुआ, अर्थवर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत जो है मृदा का, मिट्टी का। अच्छा, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप अंग्रेजी वाला याद रखिएगा, इसको डेमोग्राफी बोला जाता है। ठीक है ना, बाकी हिंदी में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जननांकिकी लिखा गया है, बट आप डेमोग्राफी भी याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंथोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरिकल्चर। आप देख सकते हैं प्रश्न यहीं से बनता है पेपर में, एक एक लाइन इसका प्रश्न है। देखिए, अस्थियों का अध्ययन यानी कि जो हड्डी है उसका अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मृदा रहित पादप संवर्धन से, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला है कि जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जूलॉजी के अंतर्गत जो है जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का जो है अध्ययन किया जाता है। उसके बाद चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में अब हम देखेंगे। तो देखिएगा कि जंतु विज्ञान का जनक तो ये अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान एंटोनी वैन लीवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान ये बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, लुई पास्चर। और लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन का भी खोज किया था, किण्वन का भी खोज किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी, तो ये एडवर्ड जेनर है और एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनोमी, आप टैक्सोनोमी शब्द याद रखिएगा अंग्रेजी में, टैक्सोनोमी, तो इसके जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और इसी प्रकार से मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, इवन मैं आपको हिस्ट्री भी करवाऊंगा, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक सब मैं करवा दूंगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज तो विलियम हार्वे ने किया था। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। ठीक है ना, रॉबर्ट हुक याद रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उत्परिवर्तन ह्यूगो डिब्रिज। ठीक है ना। अच्छा, कवक विज्ञान जिसको कि माइकोलॉजी बोला जाता है, कवक विज्ञान माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन होता है, ये हेनरिक एंटन डिवेरी ने। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स ने। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस। ब्लड ग्रुप रुधिर वर्ग कार्ल लैंड एस्टीनर। उसके बाद देखिए अंतःस्रावी विज्ञान
थॉमस एल्वा एडिसन, ये इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकी का जनक आपको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, और आधुनिक अनुवांशिकी का भी याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ही होगा। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल वर्ग। उसके बाद देखिएगा शैवाल विज्ञान, तो शैवाल विज्ञान हो जाएगा आपका F.E. फ्रिट्ज। भारतीय शैवाल विज्ञान M.O.P. अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान हिपोक्रेटस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सूक्ष्मदर्शिकी एंटोनी वान लीवेनहॉक, ठीक है ना, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। जीन चिकित्सा, ये आपका एंडरसन हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए जंतु विज्ञान, यहाँ पर देखिए जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है, और अरस्तु को जो है जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिएगा कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो देखिए जीव विकास को जो है इवोल्यूशन को जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने किया था। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है, तो वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का, ठीक है ना, अंतिम पूर्वज माना है क्रो मैगलन मानव को, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं क्रो मैगनन मानव को। उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। अच्छा, उद विकास का मुख्य कारक क्या है, तो यह आपका नेचुरल सिलेक्शन है, प्राकृतिक वर्ण है। ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, तो याद रखिएगा आप ह्यूगो डी ब्रिज ने। चलिए ये भी प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए आर्कियोपेटेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। पूछा जाएगा कौन सा ये आपका जो जीव है जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य कड़ी है, तो ये आर्कियोपेट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि मैपथ किस जीव का पूर्वज है, तो ये हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, तो ये नील हरित शैवाल, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, नील हरित शैवाल ब्लू ग्लीन एल्गे। उसके बाद देखिएगा कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं, इसको हाइबरनेशन कहा जाता है, हाइबरनेशन इसको कहा जाता है। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, बताइए। तो ये जीव है आपका स्टारफिश, इसको तारामीन हिंदी में बोला जाता है, बट आप स्टारफिश ही याद रखिएगा। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो जीवाणु में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि डायनासोर सरीसृप वर्ग में आता है, ठीक है ना, ये डायनासोर जो है सरीसृप वर्ग में आता था, जिसका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। किस युग में, मेसोजोइक युग में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक यानी कि प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है, तो ये है आपका क्रोमेटोफोर्स, ठीक है ना, क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, जाइलम वेसल्स का, तो अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आगे कि 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, तो विटेकर ने किया था 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत। उसके बाद देखिए जंपिंग जीन की खोज किसने किया था, तो जंपिंग जीन की खोज मैक क्लिंटॉक ने किया था। कौन से क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, तो डीएनए आरएनए में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है ना, जो डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। ऐसा कौन सा उड़ने वाला जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो आपको पता है चमगादड़ है, पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ये मैमल में आता है, ठीक है, स्तनधारी में आता है। चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है, बल्कि ये स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। उसके बाद देखिए वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, तो ये मगरमच्छ, चमगादड़, उल्लू, ये सब हैं, ये समूह दे करके पूछा गया है।
उसके बाद देखिएगा कि कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम दिया गया है। जैसे कि मानव का आपको याद होगा होमोसेपियंस, तेंदुआ का पैंथोरा पार्डस, ठीक है ना, और बाघ का पैंथेरा टिग्रिस। तो ये तो आपको बाघ वाला याद ही है, तेंदुआ वाला भी याद रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, शेर का पैंथेरा लियो होता है। मटर का होता है आपका पाइसम सटाइवम। बिल्ली का फेलिस कैटस। मेढक का राना टिग्रिना। धान का ओराइजा सटाविया। सरसों का ब्रेसिका कंप्रेटिस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए चना का जो हो जाएगा सीसर एरिएंटिनम। गेहूं का, ये गेहूं इंपॉर्टेंट है, टिट्रिकम एस्टिवम। गाय का बॉस इंडिकस। आम का मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो प्रकाशिक होता है ग्रेना में और अप्रकाशिक होता है स्ट्रोमा में। इसको ध्यान रख लीजिएगा। मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है, तो ये आपका होता है किसके कारण, हीमोयासिन के कारण, ठीक है ना, हीमोयासनिन के कारण, हीमोयासनिन। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर ये क्या दिया गया है कि मानव हृदय का बायां निलय जो होता है, बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी और संपूर्ण शरीर में भेजता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कवक मूल, ठीक है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं, तो ये फंगी हैं, फंफूद है। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है, तो सेलुलोज है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाइकेन किससे निर्मित होते हैं, तो ये कवक और शैवाल से होते हैं लाइकेन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, ये पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो ये मैग्नीशियम होता है। उसके बाद देखिए अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं, तो ये आपका ट्रैकिया होता है, जिसको कि वातक तंत्र बोला जाता है, ठीक है। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है, जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सेव में पाए जाने वाला लाल रंग कारण क्या है, तो सेव का रंग लाल जो होता है ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण, लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम सोरोसिस है, ठीक है। अच्छा, सर्पों की विष ग्रंथियाँ किस अंग के समान है, तो ये कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान है। उसके बाद देखिएगा कि निपेंथिस खासियाना एक पिचर प्लांट है, ये नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, तो इनको शैलोद्भिद कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि घटपर्णी पिचर प्लांट है, कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है, ठीक है, और इनके पत्तियों के पर्ण फलक घट घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है ना। घड़े में रूपांतरित क्या होता है, पत्तियां। कौन सी प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है, तो ये ऊंट है। उसके बाद देखिएगा कि सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है, तो ये आपका कोलोसल स्क्विड है। चलिए, और जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जो उनको उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि मेढक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लीची के फलों का किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है लीची के फलों को, तो ये एक बीजी बेरी, ठीक है ना, एक बीजी है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है और उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है, तो ये कैप्सिन के कारण होती है। किसके कारण होती है, तो ये कैप्सेसिन के कारण होती है, कैप्सेसिन के कारण, ठीक है ना, कैप्सेसिन के कारण। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है, तो ये व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल में किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु कमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है, तो ये प्यूपा अवस्था में। उसके बाद देखिएगा कि गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है, तो ये सदैव एक समान रहता है, सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है, तो ये मछली का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, मछली का उदाहरण है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं, तो ये अंडा देता है, अंडा देने वाला जो स्तनपायी है ये एक्डीना है, ठीक है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गुण चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुण से अलग करता है,
ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो शुक्राणु है, वीवीआई है ये, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, ठीक है। सेरिबेलम की ग्रैन्युल सेल महिलाएं में और पुरुष में शुक्राणु हो जाता है। यहाँ पर सील किस वर्ग का प्राणी है, तो सील स्तनपायी है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेकर्स से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो डॉल्फिन स्तनपायी है। अफीम यानी कि मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा आप। अफीम जो है ये पोस्ते के पौधे का अधपका फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपड़ में किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो तना का। लहसुन की गंध का कारण क्या है, तो इसमें सल्फर यौगिक एलिमन की उपस्थिति होती है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, तो इसको मरुद्भिद कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं, तो ये यांत्रिक सहारा के लिए, ठीक है। एपीफाइट इसको बोला जाता है। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित हैं, तो ये मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है, इंपॉर्टेंट है, तो ये ल्यूसीफेरस के कारण होती है। उसके बाद देखिएगा कि सनहैम्प रेसे अंग्रेजी में भी दिया गया है, किससे प्राप्त होता है, तो ये फ्लोएम से प्राप्त होता है। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है, तो ये लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी, तो 1859 में। उसके बाद देखिएगा कि जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है, तो सैलमेंडर, अजगर और कंगारू। याद रखिएगा सैलमेंडर, अजगर और कंगारू, ये क्रम पूछा गया है किसी परीक्षा में। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है, तो ये सरीसृप में। उसके बाद देखिएगा कि कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं, तो ये अपरा, यहाँ पर देख सकते हैं प्लेसेंटा यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद देखिए चमगादड़ कैसा प्राणी है, तो ये वार्म ब्लडेड है, नियमतापी है। विज्ञान की यहाँ पर देखिएगा कि पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिए जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है, तो ये ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हैलोफाइट्स कहलाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है, तो ये आंत में पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है, तो लिग्निन जाइलम उत्तक के द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोटोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं, डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन प्रोटीन, तो ये एस प्रावस्था में। उसके बाद देखिएगा सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश, ये सब मोलास्का फाइलम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है, तो ये डायटम का, इंपॉर्टेंट है। पपीते का पीला किस कारण होता है रंग उसका, तो कैरिका जेंथिन की उपस्थिति का कारण। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तो तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है, तो ये आपका लिमनेरिया नामक शैवाल है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं, तो इनको कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित होकर के मर जाते हैं, ठीक है। कवक कोशिकाओं में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो कवक में ग्लाइकोजन है, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, किसकी, काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो ये गैम्बूसिया फिश है। उसके बाद देखिए बिस्फेनॉल ए, बीपीए क्या है, तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। उसके बाद देखिए मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि जो है ये हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है।
अच्छा, उसके बाद देखिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक मुख्यतः किससे प्राप्त होते हैं? तो एंटीबायोटिक जीवाणु से। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित मुख्य विकर यानी कि एंजाइम उपस्थित होता है? तो ये जाइमेस है। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बहुप्रभाविता का नियम। ठीक है। अच्छा, क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना के। मेंडल ने अपने वंशानुगति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर का। गार्डन पी याद रख लीजिएगा, मटर भी। उसके बाद देखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है इनको। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिसिक अम्ल है, ये पादप हार्मोन है। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। ठीक है। अब आते हैं, नया चैप्टर आ गया हमारा कोशिका। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स साइकिल है, ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कोशिका वाला चैप्टर, ध्यान से देखिए इसको। उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो लसिका कोशिकाएं प्लीहा में, स्प्लीन में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो ये छिपकली में। उसके बाद देख लीजिएगा कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडाशय में, कॉर्पस लेटम यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है क्या? यहाँ पर देखिए एपोप्टिसस। ठीक है ना। उसके बाद देखिए केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो ये हरित लौक और माइटोकॉन्ड्रिया में। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? तो ये लाइजोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक। ठीक है। कौन सा भाग पादप एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो ये आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जोहानसन ने किया था जीन शब्द को। रिवर्स प्रतिलेखन, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने किया था? तो टेमिन एवं बाल्टीमोर ने किया था। उसके बाद देखिएगा कि जब एक युग्म जीन दूसरी इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको प्रभाविता बोला जाता है। उसके बाद चलिए देखिए कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? तो ये आपका कोशिका द्रव केंद्रक द्रव से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो ये राइबोसोम है। मानव शरीर में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो पौधे की कोशिका भित्ति जो है संरचना का, यहाँ पर कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव को, प्रोटोप्लाज्म को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो ये हरित लवक है, ये केवल वनस्पति कोशिका में ही होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता, तो ये कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। दो कोशिकीय के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो यह आपका होता है जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने पर रंध्र स्टोमेटा खुल जाता है? तो ये पोटेशियम है, ध्यान रख लीजिएगा इसको। देखिए किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो ये गोल्जी काय को किया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये लाइकोप्रोटीन से। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो ये रॉबर्टसन ने
1959 में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो ये कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरेबेलम की ग्रैन्युल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ठीक है, केवल स्त्रियों में। और मानव शरीर की सबसे लंबी तो ये न्यूरॉन हो जाएगा। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका तो ये आपका हो जाएगा कालेर्पो टैक्सीफोलिया। चलिए उसके बाद ये वाला देख लीजिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है कि पुरुषों के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट है, जो भी बॉक्स में बना करके दिया गया। अब देखिए पोषण वाला चैप्टर आ गया, न्यूट्रिशन का। देखिए मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो ये प्रोटीन की। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है, रेटिनॉल इसका नाम है विटामिन ए का। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की उष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। उसके बाद देखिए शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो ये प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ये एंजाइम ट्रिप्सिन है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? तो महिला के लिए दैनिक मात्रा, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए 45 ग्राम लगभग। और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की उनकी आवश्यकता होती है। लार जो है सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च के। अलसी यानी कि तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है। उसके बाद देखिए फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। कौन? अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य जो है संतुलन बनाए रखता है, तो फास्फोरस। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की, ठीक है। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो ये रेनिन एंजाइम है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो लिवर में, यकृत में। उसके बाद चलिए देखिएगा कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो ये प्रोटीन है। उसके बाद देखिए सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो पोटेशियम का स्रोत होने के कारण, ठीक है, पोटेशियम के स्रोत होने के कारण। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देख लीजिएगा कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ये त्वचा में पाया जाता है, अल्फा कैरोटीन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में जो है ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। दूध का श्वेत रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन नामक एक प्रोटीन है उसी के कारण। चलिए पीला होता है कैरोटीन के कारण और सफ़ेद होता है गाय का दूध कैसीन के कारण। चलिए किस में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है? तो आंवला में। उसके बाद देखिए विटामिन डी का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और विटामिन B3 का याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो ये विटामिन यहाँ पर आप देख सकते हैं B6 है, ठीक है ना, विटामिन B6 है ये। चलिए सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है तो विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0 ऊर्जा मिलेगी। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड।
हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को। उसके बाद देखिएगा कि किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। ठीक है। पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। उसके बाद देखिएगा कि विटामिन होते हैं तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर ये जो फैक्ट दिया गया है कि शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक तत्वों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज किया था? तो फंक ने जो है विटामिन की खोज किया था। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ तो कॉर्ड यकृत तेल, ठीक है ना, कॉर्ड लिवर ऑयल, शकरकंद, गाजर, पालक, ये सब है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक की वृद्धि और भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो सकता है। सबसे खास याद रखिएगा रतौंधी। ठीक है। चलिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम साइनोकोबालामिन है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये विटामिन सी है। उसके बाद देखिए किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इंपॉर्टेंट है, विटामिन B2। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि पेलाग्रा और स्कर्वी रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? पेलाग्रा विटामिन B3 और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की? तो विटामिन के की। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी से, और इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमिन, विटामिन B1। उसके बाद देखिए मानव में के भोजन में जो आपका फाइबर है उसका क्या महत्व है? तो देखिए भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे कि आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा कि दीर्घ मात्रिक खनिज जो कैल्शियम, ये दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। फास्फोरस, ये दांत हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, ATP DNA। उसके बाद देखिए सल्फर, गंधक, अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक। पोटेशियम, तो ये अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। क्लोरीन, जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम का देखिएगा अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। तो ये ज़्यादातर जो है यही चीज़ है, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। उसी प्रकार से देखिए मैग्नीशियम, ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रिया के एंजाइमों के जो सहगट है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लोहा, तो ये आपका हो जाएगा, मैंने मेन स्रोत इसका क्या है? तो केला, खजूर, पोटेशियम, पालक, आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक, कैल्शियम, दूध एवं अंडे। देखिए कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो ये तत्व मैग्नीशियम है, ध्यान रखिएगा। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है? तो आंवला, विटामिन सी पाया जाता है ना। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? तो 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये वसा से। किसकी कमी से क्रेटिनिज्म, मंदबुद्धि और बौना रोग हो जाता है? तो ये आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये विटामिन ए है। उसके बाद देख लीजिएगा कि विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए विटामिन के कार्य, तो विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब देखिए किस विटामिन से कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा विटामिन ए जो है इसका स्रोत यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और कमी का जो इसका प्रभाव है, कॉर्निया और त्वचा की कोशिका का विकास अवरुद्ध हो जाता है। एक बार आप पढ़ते चलिए, ठीक है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है।
कैरोटीन युक्त फल, यकृत एवं आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं। विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और कैल्शियम एवं फास्फोरस का उपापचय, हड्डी और दांतों की वृद्धि। ठीक है। सूखा रोग वगैरह ऑस्टियोमेलेसिया है वयस्कों में, और बच्चों में रिकेट्स होता है। उसी प्रकार से देख लीजिएगा विटामिन ई, तो जनन क्षमता में जो है इससे कमी आती है, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन के, फिलोक्विनिन इसका रासायनिक नाम है। और चोट पर जो है रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव हो जाता है, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में ये सहायक होता है। उसके बाद देखिए विटामिन बी1 का थायमिन रासायनिक नाम है, बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन है, किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन बी3 का नाम है निकोटीनिक अम्ल या नियासिन कहिए, पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल इसका नाम है, चर्म रोग वृद्धि कम होता है इससे, बाल सफ़ेद, ये सब जनन क्षमता में कमी आती है। उसी प्रकार से बी6 देखिए पैराडॉक्सिन है, बी7 बायोटीन है, बी9 फोलिक एसिड है। ठीक है। बी12 जो है ये साइनोकोबालामिन है, कोबाल्ट सुना होगा आपने, बी12 पाया जाता है कोबाल्ट में। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है। ये जरूर याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कौन करता है, तो विटामिन के। उसके बाद देखिएगा कि पादपों की आकारिकी। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पादपों में किस संरचना द्वारा जल जो है ऊपर चढ़ता है, तो ये चढ़ता है जाइलम के द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है, तो पर्याप्त प्रकाश के अभाव में। क्लियर। चलिए प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में। उसके बाद देखिए जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने को प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये विनाइट्रीकरण कहलाती है। किस प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो यह प्रकाश संश्लेषण है। उसके बाद देखिएगा कि वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं कौन सा जो हार्मोन है पादप, तो ये एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन है। ठीक है। पुष्पित पौधे के बीज किससे बने होते हैं, तो ये आपका भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। यदि हम केचुए अथवा जोक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं, तो यह आपका होता है परासरण प्रघात के कारण। उसके बाद देखिएगा कि कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है, तो यह मटर हो जाएगा। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है, तो सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो कार्बनिक जैव उर्वरक है, ध्यान रखिएगा इसको। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है, हर्बल इंडियन डॉक्टर, तो ये आंवला को कहा जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो फूल से। उसके बाद देखिएगा कि सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं, तो इसको प्रोटोजाइलम कहते हैं। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो बीज से। ये सब प्रश्न पूछा जाता है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं, तो सहतूत के। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिएगा आगे दिया गया है कि भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो थायोबैसिलस और डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक है ना, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस याद रखिएगा। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है, तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है, तो यह आपका टेरिडोफाइट्स है। वायु प्रदूषण सूचक है, लाइकेन हो जाएगा। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं, इसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, अंडाशय नहीं होता है इसमें। ठीक है। जिम्नोस्पर्म में बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है स्तंभ मूल। परजीवी पौधे अपने पोषद यानी कि जो होस्ट हैं उनसे किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं, तो यह आपका चुस्कांक होता है। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो द्विबीजपत्री पौधों में। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं, तो कांटों में, सूल में। गेहूं, धान और जौ में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, तो इसमें फाइब्रस रूट पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है, तो ये प्राय एक बीजपत्री में पाया जाता है। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है, तो एकेसिया पाया जाता है। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है, तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज को कहा जाता है।
उसके बाद देखिए जो खाने योग्य भाग है, लहसुन और प्याज का सल्क कंद हो जाएगा, हल्दी अदरक का प्रकंद हो जाएगा, अरबी जिमी कंद का घन कंद हो जाएगा, आलू का कंद और स्तंभ कंद ध्यान रखिएगा। हार्मोन्स विकार से भिन्न है क्योंकि विकर से सॉरी हार्मोन और एंजाइम से भिन्न है, वहीं पूछा गया, विकार पढ़ा जा रहा है बार बार। हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न है क्योंकि हार्मोन उपापचयी क्रिया में पूर्णतः प्रयुक्त होता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है, तो तने का। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ये दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ गया कंकाल तंत्र, ठीक है ना। चलिए कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। देखिए मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है, तो ये विकास के चौथे 5वें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियां होती हैं, तो याद रखिएगा 29, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड में, कशेरुक रज्जु में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं, तो 206 अस्थियां। उसके बाद देखिएगा कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि मृत नाखून जो होते हैं उसमें मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। मानव शरीर जो है, हमारा शरीर सबसे बड़ा दृढ़ भाग उसका कौन सा है, तो एनामेल है, दंत वल्क। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है, तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना। उसके बाद देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है जिसको कि स्टेपी कहा जाता है, स्टेप्स या स्टेपी, अंग्रेजी में स्टेप्स पढ़ सकते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है ये फीमर है, जांघ की हड्डी है ना। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसमें 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, 12 जोड़े, ठीक है। मानव शरीर के डिम्बवाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो है ये डिम को निषेचित करता है, कहाँ पर, तो ये फैलोपियन ट्यूब में, ध्यान रखिएगा। वयस्क मानव शरीर जो होता है उसमें जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक कौन सा है, तो कैल्शियम और फास्फोरस है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है, तो जबड़ों की। उसके बाद देखिए परिवर्धनशील भ्रूण का शुष्कन जो है से कौन रक्षा करता है इससे, तो उल्ब करता है। मानव शरीर के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है, तो कोलम या यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी दिया गया है स्प्लैंक्निक गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसमें जो है आपका रीजेनरेशन किसके द्वारा होता है, पुनरुद्भवन, तो ये घनाकार उपकला के द्वारा। कंडरा जो है ये किसको जोड़ता है, तो पेशी को अस्थि से, और जिसको टेंडल बोला जाता है, और लिगामेंट जो है यह अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु एवं कंडरा कैसे उत्तक होते हैं, तो ये दोनों संयोजी उत्तक हैं, कनेक्टिंग टिश्यू। उसके बाद देखिएगा कि स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न कैसे होती है, इंपॉर्टेंट है ये, तो ये हैवेर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है, तो ओसिन प्रोटीन का, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अस्थियों को कठोर बनाने वाला लौक मुख्यतः क्या होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। उसके बाद देखिए लिम्फ यानी कि लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है, तो आरबीसी का, लाल रुधिराणु। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर इन सब के निर्माण में सहायक है, तो ये केराटिन है। उसके बाद देखिए अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन, यह भी मैंने कराया आपको। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं से करती हैं, तो ये आपका करती हैं ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है ना, ओस्टियोक्लास्ट। उसके बाद देखिए अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, संयोजी ऊतक से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है, हाथ में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं, तो अचल संधि है, ये हिलती डुलती नहीं है। मनुष्य के कंकाल में जो आपका हिंज ज्वाइंट है, कब्जा संधि, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि से मिलता है, तो आलना और ह्यूमरस, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये क्या लिखा गया है कि मनुष्य की श्रोणी मेखला में 3 अस्थियां, इलियम, यहाँ पर देखिए इसिचियम, इलियम और प्यूबिस उपस्थित होती है। अब आइए अगला चैप्टर आ गया,
आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। देखिए अगला क्या कहा गया है कि श्वसन से बाहर निकली वायु में CO2 का लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन किया करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान जो है मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो केवल त्वचा से। उसके बाद देखिए यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का। उसके बाद देखिएगा कि ब्रीथिंग में जो श्वासोच्छ्वास होता है उससे बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 17%। ये सब ध्यान रख लीजिएगा। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो ये लाल रक्त कणिका है, ये करता है। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर के ऊर्जा उत्पादन करती है? तो लैक्टिक एसिड में। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो याद रखिएगा एपिग्लॉटिस के द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर के द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? काफी इंपॉर्टेंट है ये, माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्लाइकोसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? तो ATP अणु में। पहाड़ों पर रहने वाले में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन सा है? CO2 और पायरुविक एसिड है, पायरुविक अम्ल है। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया। उसके बाद देखिए मानव में श्वास की दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो 12 से 15 बार। और एक स्वस्थ जो है व्यक्ति के हृदय की धड़कनें औसत 72 बार 1 मिनट में धड़कती है। चलिए उसके बाद देखिए ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में। उसके बाद देखिए किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल करके ऊतक द्रव में जाती है? तो ये O2 की कमी और C2 की अधिकता के कारण। ठीक है, किस कारण से पूछा गया है। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा तथा पोन्स में। इंपॉर्टेंट है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो प्यूरल कला का। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में। उसके बाद देखिएगा कि क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP का अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 ATP अणु का। डायरेक्टली इसको याद रखिए। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2। किन्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो लुई पास्चर ने ईस्ट में किया था। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी, प्लुमोनरी आर्टरी के द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा। श्वसन गुणांक जो है का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गैनंग श्वसन मापी यानी कि गैनंग रेस्पिरेटरी मीटर, रेस्पायरोमीटर। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना यह हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अब आ गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लार जो है ये किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेज जो होता है ये अग्नाशय के द्वारा। ठीक है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। उसके बाद देखिए कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो ये सिक्रेटिन है। पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो आपका गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और संचयन इसका पित्ताशय में होता है। यह वसा को अम्लीय जो आपका वसीय अम्ल है उसमें तोड़ करके पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में। अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में।
उसके बाद देखिएगा कि आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है, तो ये क्रमानुकुंचन कहलाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो पीत में। उसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है नष्ट करता है। चलिए पेट से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो ये भी पूछा जाता है, तो HCl ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है, तो ये बड़ी आंत में, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, तो ये यकृत लीवर करता है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। उसके बाद चलिए देखिए कि अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, सबसे बड़ा लीवर, उसके बाद अग्नाशय। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है पीलिया। उसके बाद देखिएगा कि पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज है। नेक्स्ट है कि कॉड मछली के लिवर ऑयल जो है यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए। उसके बाद देखिएगा कि मम्स यानी कि गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। किस वायरस द्वारा, पैरामिक्सो वायरस, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन जलन एवं दर्द होने लगता है। लैंगरहंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित है, तो अग्नाशय में, और इसी की बीटा सेल से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। मानव शरीर के किस अंग में से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रावन होता है, तो अग्नाशय से। जठर ग्रंथियां जो हैं किस अंग में पाई जाती हैं, तो ये आमाशय में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रह किया जाता है, तो ये फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा, ये रक्त का थक्का बनाते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, तो ये हिपैरिन है। उसके बाद देखिए लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो किडनी पर। उसके बाद देखिए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है, ठीक है। किस अंग के द्वारा रक्त में यूरिया पृथक किया जाता है, तो ये किडनी के द्वारा, वृक्क के द्वारा। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है, तो जिंक होता है, जस्ता होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है कि मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। कौन सा दांत निकलता है, तो मध्यवर्ती इंसाइजर, ठीक है ना, सेंट्रल इंसाइजर। चलिए उसके बाद देखिए उत्सर्जन तंत्र, ये वाला चैप्टर आ गया। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है, तो यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। एल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है, तो यह यकृत है, ठीक है। निराविशन यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन। मानव के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको डायलिसिस बोला जाता है। मानव शरीर में जो है सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है, मानव शरीर से उत्सर्जित, अमोनिया है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन सा है, तो ADH है, ठीक है ना, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, याद रखिएगा, एवं एल्डोस्टेरोन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितना लीटर है, तो लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है, तो डाईयूरेटिक। उसके बाद देखिएगा कि विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये किडनी होता है। उसके बाद देखिएगा कि हेमिकार्डिटा संग जीवों में किस अंग द्वारा उत्सर्जन होता है, तो कोशिका गुच्छा के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग, मनुष्य में तो आपको पता है वृक्क हो जाएगा, अमीबा में त्वचा सतह और रिक्तिका, केचुआ में उत्सर्जिकाएं, झींगा में हरित ग्रंथियां। देखिएगा एक हरा झींगा जब देखिएगा ना, उसको फोड़ के बनाते हैं ना, तो उसमें हरा रंग का होता है। फीता कृमि में देखिएगा फ्लेम कोशिका, ऑर्थोपोडा में मैलपीगी नलिकाएं, सिलेंट्रेटा में त्वचा मुख। अच्छा वृक्क में जो पथरी होती है, किडनी स्टोन, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, ठीक है, किडनी की। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो नाखून, बाल, ये सब बताया था अभी ना, केराटिन। वृक्क यानी कि किडनी के काम न करने
पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इससे क्या कहते हैं, इसको यूरीमिया बोलते हैं। अच्छा, ये वाला फैक्ट देख लीजिएगा कि डाईयूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। तो इसमें यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, तो यह आपका लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। ठीक है। अच्छा, किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, तो 1 से 1.2 लीटर प्रति मिनट होगा ना। चलिए, वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनर्अवशोषण होता है, सोडियम क्लोराइड का। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं, तो इसको पेरिटोनियम बोला जाता है। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है उसको क्या बोलते हैं, इसको हीमोटूरिया बोला जाता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो किडनी के माध्यम से। केचुआ मुख्य रूप से जो है अमोनिया उत्सर्जक जंतु है। ठीक है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर ये यूरियोटेलिक हो जाता है, यानी कि यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वृक्क जो है यहाँ पर आपका अंग दिया गया है, ये सब देख लीजिएगा। रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल और नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया आदि का उत्सर्जन। फेफड़ा जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। यकृत जो है ये नाइट्रोजन पदार्थ का निष्कर्षण करता है। आंत जो है कैल्शियम और धातुओं के लवण की आवश्यकताओं से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। उसके बाद देखिए, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय जो है से उत्पादित कौन सा होता है, अमोनिया। गठिया रोग जो होता है तो इसका क्या कारण है, तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। जोड़ा पर होता है गठिया रोग, जो ज्वाइंट होता है ना, दर्द करता है। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पेरिस्टलासिस। ठीक है। चलिए, अब आ गया नर्वस सिस्टम। देखिएगा कि मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा जो है बढ़ती है, तो अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि मोटर स्किल प्रेरक कौशल, मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है, तो आपका फ्रंटल लोब, ललाट भाग। उसके बाद देखिएगा कि मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं रोम्बेनसिफेलॉन, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान यानी कि न्यूरोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो इसको कहा जाता है इंसोमनिया, स्लीपलेसनेस। ठीक है ना, अनिद्रा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है, तो ये आपका अंतराली केंद्रक जो है ये करता है। उसके बाद औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 1.36 किलोग्राम। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय कौन करता है, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। उसके बाद देखिएगा कि सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है, तो हाइड्रा में। नेक्स्ट देखिए कि मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरी तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्व्स की, तो 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट है। चलिए, भूख प्यास ताप नियंत्रण ये सब होता है। उसके बाद देखिएगा कि डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो मस्तिष्क से। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, तो मस्तिष्क को। उसके बाद देख लीजिएगा कि तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है, तो उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु और मस्तिष्क को आवेग भेजना। प्रतिवर्ती क्रिया की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने किया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मार्शल हॉल ने प्रतिवर्ती क्रियाओं का खोज किया था। उसके बाद देखिए कि भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रवण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है, तो परानुकंपी तंत्र के द्वारा। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं, तो ये तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है, तो इसको कहा जाता है बुलिमिया से पीड़ित है वो। जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित है, तो यह हाइपोथैलेमस में।
एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो पिनियल ग्लैंड, हैवेन्यूला, ठीक है ना। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। मांसपेशियों के रेशों में आयोग संचरण के लिए जो है, आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो सोडियम की। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भाग में, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। उसके बाद देखिए, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है एक्सोन, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर यानी कि एक्सोन के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो मेलिन का। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो मस्तिष्क में। उसके बाद देखिए, मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में, ठीक है। चलिए, चिकित्सा उपकरण वगैरह है सीटी स्कैन, शरीर की असामान्यता के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय विकार, और आपका जो एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना, और ऑटो एल्जाइमर जो है जैव रासायनिक तत्वों की जांच के लिए, पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रित करने के लिए। एक ग्राफ है कार्डियोग्राफ, ठीक है। और एक आपका ईसीजी है ये, और एक आपका ईईजी है, इंसेफेलोग्राफ। चलिए, तो इंसेफेलोग्राम मस्तिष्क के लिए है। चलिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या बोला जाता है? सिनेप्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो ये WBC, श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है? तो वो समूह का। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। उसके बाद देखिएगा कि वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब सामान्यतः बढ़ जाता है। चलिए, एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का औसत पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होता है। 7.4 आप याद रख सकते हैं। रक्त समूह की खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर है। RH फैक्टर जो है, RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो बंदर से। ये भी रक्त समूह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जो है रक्त ले सकता है, इसलिए उसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षा करना है। उसके बाद देखिए, रुधिर के जमने में किस खनिज का आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट हो जाती है? तो प्लीहा में। RBC का कब्र बोला जाता है इसको। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmGH, ठीक है ना। mmG ये जरूर याद रखें, mmHg, ठीक है, mmHg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये तरल संयोजी ऊतक है ना। चलिए, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का O है तो उसकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो A अथवा O होगा। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने के 1 घंटे जो है, पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर बोला जाता है इसको। और रुधिर में रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया अथवा कैंसर। उसके बाद चलिए देखिएगा कि रक्त का थक्का बनाने के दौरान होने वाली अभिक्रिया, मैंने बताया था ना कि ये फाइब्रिन जो है रक्त का थक्का बनाता है। देखिएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम ये थ्रोम्बिन बनाएगा। फिर थ्रोम्बिन और फ्राइबिनोजन ये फ्राइबिन बनाएगा, और फ्राइबिन और जो आपका रुधिर अणु है, रुधिर का कण जो है, ये आपका रक्त का थक्का बना देगा। तो फ्राइबिन, फ्राइबिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन याद रखिएगा। जैविक क्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? तो एंजाइम है। चलिए, प्रतिजन यानी कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी का निर्माण को उद्दीप्त करता है, ठीक है। और इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो इसको हृदय धमनियां कहा जाता है। लाल रक्त कणिका मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में। जीवन काल 120 दिन का होता है RBC का। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग 90% होता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, रक्त का थक्का बनने में फ्राइबिनोजिन का फ्राइबिन में परिवर्तन
थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। ये सब टर्म मैंने बताया था ना, याद रखिएगा आप। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? तो पोटेशियम की। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो जैव उत्प्रेरक है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि मानव रक्त में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको डायलिसिस बोला जाता है। ये वाला टर्म देखिए, पढ़िए। कह रहा है कि हृदय के संकुचन से, ठीक है ना, एक मिनट के हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। उसके बाद देखिएगा, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर जो है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। देखिए, एनीमिया रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड के कारण से। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? तो ये ग्रेट साइफिनस सिरा है, पैर में उपस्थित है ये। उसके बाद देखिए, श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो 1200 सीसी। ठीक है, 12,000 पर सीसी। उसके बाद देखिए, रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा का। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी इसको बोला जाता है एओर्टा। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को। रक्तचाप जो है, रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एस्फिग्मोमैनोमीटर का। उसके बाद देखिएगा कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह, यहाँ पर आप देख सकते हैं हृदय, फिर महाधमनी, धमनी, धमनिकाएं, कोशिकांग। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव शरीर में 150 से 260 mg पर 100 ml है। ठीक है। उसके बाद देखिए, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? तो क्योंकि ये रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। प्रतिरक्षी क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन है। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है, ये आपकी, इसका रोग किसकी विकृति से होता है? तो RBC की। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। उसके बाद देखिए, रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग, उनके कार्य। हृदय जो है रक्त को संपूर्ण शरीर में परिवहन करता है, उसको प्रवाहित करता है। धमनियां जो है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। सिरा अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाता है। कोशिकाएं धमनी और सिरा के रक्त का सम्मिलन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रिसैरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा आप। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो ये लिम्फोसाइट है। उसके बाद देखिए, रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ, तो आपका क्या क्या होगा? रक्त प्लाज्मा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फ्राइबिनोजन। ठीक है ना, ये रक्त का स्कंदन करता है, फ्राइबिनोजन। और ग्लोबुलिन जो है संक्रामक रोगों से रक्षा करता है, एल्बुमिन ऑस्टोमोटिक दाब स्थापित करता है, और रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का ये तरल पदार्थ है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो ये प्लाज्मा कहलाता है। उसके बाद देखिए, यदि दोनों जनकों यानी कि जो पेरेंट्स हैं का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग AB या AB होगा। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितना होती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कितना लिखा गया है? 1,50,000, 1.5 लाख से लेकर 4,50,000। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 ml में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी? तो 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, ये आपका माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित जो रक्त समूह होगा, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है ना, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो मैंने बताया था 120 दिन, 100 से 120 दिन दिया गया है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि क्या कहलाता है? तो इसको हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है। चलिए, उच्च रक्तदाब ये हाइपरटेंशन कहलाता है। निम्न रक्तदाब ये पोटेंशन कहलाता है, हाइपोटेंशन। ये हाइपरटेंशन और ये हाइपोटेंशन। हीमोफीलिया आघात से रक्तस्राव, अरक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी। चलिए, अब आ गया आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन। चलिए, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसका स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और यही हार्मोन जो है ना आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन
देख सकते हैं माँ और शिशु के मध्य गले लगाना, चूमना किस हार्मोन के स्रावन से प्रेरित होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर में परावटु ग्रंथि, जिसको कि पैराथायराइड ग्लैंड बोला जाता है, से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन जो है, ये रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा जो है रेगुलेट करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरॉक्सिन में। उसके बाद देखिए इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। मनुष्य के पित्त का निर्माण लीवर में होता है तथा पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यह आपका TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शॉर्ट में इसको THS बोला जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो एड्रेनेलिन हार्मोन को बोला जाना जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आप देख सकते हैं फ़ारेनहाइट में भी याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के यकृत में संरक्षित रहता है, याद रखिएगा ग्लाइकोजन में परिवर्तित रहता है। ठीक है ना। शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है वाहिनी विहीन होती है, डक्टलेस? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, नलिका विहीन होती हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? तो यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की। अग्नाशय को पाचक रस से उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये सेक्रेटिन है। कौन सा? सेक्रेटिन है। चलिए यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का निर्माण नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो ये पीयूष ग्रंथि है। चलिए उसके बाद देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या बोला जाता है? तो इसको फंक्शनल डिजीज, कार्यात्मक रोग बोला जाता है। और देखिए मानव शरीर के जो हार्मोन हैं और उनकी क्या भूमिका है, देखिए ऑक्सीटोसिन यहाँ पर हार्मोन दिया गया कौन सा? सोमेटोस्टेटिन। तो ये वृद्धि हार्मोन का स्राव को रोकता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन, तो ये प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है और स्तन ग्रंथि से दूध का स्रावन प्रेरित करता है। मेलाटोनिन, यह सोने जागने के चक्र को जो है नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन, हृदय स्पंदन, रुधिर दाब और श्वसन का नियमन करता है, शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा एस्ट्रोजन, ये एक तरह का जो है महिला हार्मोन है और स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों में वृद्धि और विकास करता है। चलिए इसके बाद प्रोजेस्टेरोन, ये भी जो है आपका मादा हार्मोन है, गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाए रखने में सहायक होता है। टेस्टोस्टेरोन, ये नर हार्मोन है, पुरुष में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि का विकास करता है। ये रेनिन जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये एल्डोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करता है। चलिए प्लाज्मा प्रोटीन, यहाँ पर देखिएगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन से जोड़ता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये पढ़ लीजिए, एड्रेनल हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। चलिए मैंने बताया था कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। उसके बाद देखिएगा कि वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा ये, तो ये आपका होता है डाईयूरेसिस। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। चलिए कभी कभी ऑप्शन में एक ही दे देगा। देखिएगा कि पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी है ग्रंथि? तो थायराइड ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन थाइमोसिन है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोली दी जाती है? तो एस्ट्रोजन का। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंतः और बाह्यस्रावी दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो अग्नाशय। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन। कौन सी जो है ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करता है? तो यह हाइपोथैलेमस थायराइड। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अग्नाशय जो है, इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? ग्लूकेगॉन। पीयूष से थायराइड उद्दीपक हार्मोन, अधिवृक्क से कार्सिटोल और वृक्क से विटामिन डी। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा
कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जिंक। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट और कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो पराबटू। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। उसके बाद देखिएगा कि आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होते हैं? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या दिया गया है? तो देखिए प्रमुख ग्रंथियाँ दिया गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर हार्डेरियन ग्रंथियाँ, तो ये नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। उसके बाद देखिए यूट्रिकलुर ग्रंथियाँ, ये कॉकरोच और कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथि हैं। आंत ग्रंथियाँ कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होता है। स्लेस्मस जो स्लेसम ग्रंथि है, मेंढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ स्तनधारी और केंचुए के नर जंगनानों की सहायक ग्रंथि है, ये सब पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिएगा कि हाशिमोटो रोग शरीर स्वतः, इसमें जो होता है हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड का आत्महत्या कहते हैं, हाशिमोटो रोग को। चलिए रोग और उपचार, ये आ गया चैप्टर। देखिए पानी के भय से जो बीमारी होती है उसको हम लोग बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, पानी के भय यानी कि हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो वायरस के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन का आना किस रोग का लक्षण है? मेनिंजाइटिस का। शिशुओं में अतिसार डायरिया का कारण क्या है? तो रोटा वायरस। उसके बाद देखिएगा कि वातुत्माद हिस्टीरिया एक बीमारी है जो सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करती है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दृष्टिपटल रेटिना पर। उसके बाद देखिए आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? तो दृष्टिपटल। उसके बाद देखिए सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़ा से। उसके बाद देखिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। ट्रिपल एंटीजन जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? डीपीटी का। ठीक है, चलिए मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण होता है? तो सैल्मोनेला बैसिलाई, याद रखिएगा। मम्स, रेबीज, हर्बीज ये सब जो विषाणु के द्वारा होते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इताई इताई रोग होता है? तो कैडमियम के कारण। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि फेनिल कीटोन्यूरिया रोग है एक, ये मानसिक जड़ता से संबंधित है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? तो निम्न रक्तचाप से। अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न, ये आपका रॉयल हीमोफिलिया है। भारत में मलेरिया के 65% रोगों के लिए पी वाई वैक्स जो है यहाँ पर अंग्रेजी में देखिए लिखा गया है, परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। खसरा की बीमारी होती है तो ये वायरस से होती है। चलिए, और पेयजल में जो है नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से जो है ना बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिएगा कि डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की कमी, प्लेटलेट डाउन होता है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 का। यदि मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही हो तब किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? जोनास साल्क ने खोज किया था पोलियो का टीका। साल्क टीका का आविष्कार जोनास साल्क ने 1952 में किया था। एथलीट फुट बीमारी जो है ये आपका किससे होती है? तो फंगस से होती है। चलिए उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का। ठीक है, रेडियो सोडियम। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा जो है जीव है? मच्छर है। उसके बाद देखिए हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम प्रभावित मस्तिष्क होता है विकिरण से, और सबसे ज़्यादा आँख होता है।
MRI का पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछा गया तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, चलिए BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो यह आपका ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, अस्थिर रंगरता एक बीमारी है। उसके बाद देखिए कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? तो एडिज मच्छर। मधुमेह के उपचार में होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो FG बेंटिंग ने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पर्यावरणीय प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से जो फेफड़ा है वो प्रभावित होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। पोलियो एक वायरस से होने वाला रोग है और इसका वायरस जो है दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो ये EEG मैंने बताया था, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। ठीक है ना, और ECG हृदय से संबंधित है। सामान्य जुकाम जो होता है ये किस वायरस के द्वारा होता है? तो राइनो वायरस, याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजी में दिया गया है। उसके बाद देखिए एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति यानी कि घ्राण संवेदना की कमी। ठीक है, उसके बाद देखिए सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोग होती है? तो जीवाणुजनित बीमारियों में। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव में किया जाता है? डिप्टीरिया, काली खांसी और टेटेनस। चलिए हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित होती है? तो पोटेशियम। ये प्रश्न कई बार मिल गया आपको। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जीवाणुजनित रोग है। हैजा जो है ये आपका विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया ये भी जीवाणु से होता है, यहाँ पर जीवाणु का नाम भी दिया गया है। क्षय रोग जिसको कि TB बोला जाता है ये भी जीवाणु से होता है। लेप्रोसी ये भी जीवाणु से होता है। टेटनस, टाइफाइड ये सब जीवाणु वाले रोग हैं। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी से होता है, याद रखिएगा। प्लेग ये भी टाइफाइड जीवाणु से होता है। काली खांसी, निमोनिया। उसके बाद देखिए गोनोरिया, सिल्फिस, सुजाक ये सब जो है जीवाणु से होते हैं। चलिए, और रोगों की प्रकृति, लक्षणों का जो अध्ययन है ये रोग विज्ञान जो है पैथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि क्या लिखा गया है? एमिनोसैसिलिक एसिड। ठीक है ना, एमिनोसैसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में ट्यूबरकुलोसिस, इसको अक्षमा भी बोला जाता है, या लेप्रोसी, दोनों की चिकित्सा के लिए उपयोग है। कौन सा उपयुक्त है? एमिनोसैसिलिक एसिड। अच्छा, संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होगा? प्लेग हो जाएगा। अबिंदुकता नामक रोग जो है ये किससे संबंधित है, किसको प्रभावित करता है? तो आँख को। निद्रा रोग जिसको कि स्लीपिंग सिकनेस बोला जाता है नामक बीमारी, ये ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोल कृमि के कारण होता है। HIV से होने वाला रोग एड्स है, वायरस है HIV। चलिए, डाउन सिंड्रोम जो होता है ये अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? तो ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स रोग HIV नामक वायरस से होता है जिसमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है ना, एड्स का जो है पूछा गया है कि फुल फॉर्म क्या होगा? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस जो है यहाँ पर देख सकते हैं इसकी खोज रॉबर्ट गैलो ने किया था। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? तो यहाँ पर देखिएगा जीडोवुडिन। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलता है और इसको उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एलिसा परीक्षण किस रोग से संबंधित है, ये पूछा जाता है। तो एड्स के लिए। थैलेसीमिया की रोगी जो है उसमें शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहता है? तो हीमोग्लोबिन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो है कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनमें X क्रोमोसोम होता है। देखिए एड्स, छोटी माता, ठीक है, और गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी हैं। देखिएगा कि अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्राइट्स रोग से तो ये आपका गुर्दा होता है। उसके बाद देखिए इंटरफेरॉन का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर के। उसके बाद सिलिकोसिस क्या है? तो फेफड़ों से संबंधित रोग है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से। अच्छा, सफ़ेद कीट किस फसल से संबंधित रोग है? तो ये सरसों का। उसके बाद देखिए पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना में। भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किसके कारण होता है? सफ़ेद मक्खी से। खसरा जो होता है ये एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो हेपेटाइटिस में। रानीखेत रोग जो है ये आपका किससे संबंधित है? मुर्गियों से। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं, काला कीट
और स्मट। धान का टुम्बरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के फुदके जो है उसके द्वारा। अच्छा, बर्ड फ्लू का जो है याद रखिएगा, ये वायरस H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। BCG इसका नाम पूरा है बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। इस टीका को नवजात शिशु में कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। उसके बाद देखिएगा कि यकृत शोथ हेपेटाइटिस कैसा रोग है? तो विषाणु से होने वाला। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? इसको वेक्ट बोला जाता है। थैलेसीमिया जो है एक अनुवांशिक बीमारी है और यह किसको प्रभावित करता है? तो ब्लड को, रुधिर को थैलेसीमिया प्रभावित करता है। चलिए, उसके बाद देखिए पशुओं में जो है प्रोटोजोआ रोग है, ये सब दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, बीटा कोशिका कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है, जबकि जो है बीटा कोशिका जो है ये बाहर के जो आक्रमणकारी होते हैं कोशिका के बाहर के, उनको नष्ट करती है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर विषाणु जनित रोग दिया गया है। तो ये रोग आपका छोटी माता है, ये वायरसिला वायरस से होता है, खसरा होता है मोरबिली वायरस से, पोलियो वायरस से, रेबीज होता है रेबीज वायरस से, चेचक होता है वेरियोला वायरस, चेचक वेरियोला वायरस, और छोटी माता वेरिसेला वायरस। उसके बाद हर्पीज जो होता है ये हर्पीज वायरस से होता है। एड्स जो होता है ये HIV वायरस से होता है। तो ये सब आपके वायरस से होने वाले रोग हैं। कोविड-19 देखिए कोरोना वायरस से होता है। उसके बाद देखिएगा ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो नेत्र का, आंख का ग्लाइकोमा है। उसके बाद देखिए पोलियोमाइलेटाइस रोग किसके फैलाव से होता है? तो विषाणु से। रक्त में RH क्या है? तो ये RH फैक्टर जो है प्रतिजन है। टीका रोग जो है ये मूंगफली का रोग है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है ये आपका रेबीज वायरस के कारण होता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु का। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग ये आपका विषाणु से होता है। अच्छा, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो इनको कार्टिकुलस बोला जाता है। खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जिंक की कमी से होता है। ठीक है। चाय में लाल रस्ट रोग तो ये हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो लीवर करता है। काला जार का संचार किससे होता है? सिकता मच्छी से। काली खांसी से बचाव के लिए कोशिकाओं में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो DP टीका। चलिए, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो ये मलेरिया है। उसके बाद एमीबिएसिस है, काला जार है, पायरिया है, सोने की बीमारी है। ठीक है, जो ट्रिप्नोसोमा नामक जो आपका प्रोटोजोआ है उसके कारण होता है। पायरिया एंट अमीबा जिंजिबेलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से, और एंट अमीबा सिंप्लेक्स नामक से ये एमीबिएसिस होता है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फुफ्फुस धुलमियाता। ठीक है ना, ये कोयला खनन के उद्योगों में होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अब जो है कृमि जनित रोग है, तो ये आपका फाइलेरियसिस है, वुचेरिया ब्रैंकोफाइटाई। उसके बाद टीनियसिस है, एस्कोरियसिस है, ये सब होता है। कवक से होने वाले रोग हो गए ये। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए ये आपके पादप के जो रोगकारी कवक हैं उनका दिया गया है। जैसे आलू में पूर्व यहाँ पर देखिए अगमारी, ये किसके कारण होता है? ये सब थोड़ा सा दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अब विविध आ गया, ये मिसलेनियस वाला आपका चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अनुवांशिक विज्ञान का जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। एजोला एक जलीय फॉर्न है जो जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है, एजोला। ठीक है। अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहा जाता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? तो राइबोजियम जैपोनिकम का। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो ये मटर का, हमने देखा भी है। DNA में पाए जाने वाला जो है टायरोसिन यौगिक यमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैविक उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है, कौन सा? तो साइनोबैक्टीरिया का। अच्छा, जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाती है? तो ये क्रोमोसोम के द्वारा। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। अच्छा, कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से घेंघा होता है, ग्वाइटर? तो ये थायराइड है।
प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण, उपापचय, मेटाबॉलिज्म के 3 प्रमुख गुण हैं, ध्यान रखिएगा। स्वेद वाष्पन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ऊष्मा शोषक क्रिया। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण लिए किया जाता है? तो ये फॉसिल्स के जो है जीवाश्मों के। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाँ, यहाँ पर देखिए प्रथम जो है डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित है? हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। उसके बाद देखिए फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो फेरोमोन्स जो है ये कीटों में पाए जाते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है, लैमिनेरिया शैवाल से। ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो ये आँख से संबंधित है। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये हर्बेरियम कहलाता है। उसके बाद देखिएगा कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में। गुर्दे की पत्थरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? तो ये लिथोट्रिप्सी कहलाता है। उसके बाद देखिए शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। उसके बाद देखिए पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल सिल्क को किस नाम से जाना जाता है? तो रेयॉन के नाम से। अच्छा 2,4-D 2,4 ये देखिएगा डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड है, इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये शाकनाशी है, हर्बिसाइड है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या है? तो उपपरजीविता। उसके बाद देखिएगा कि आंख की सुग्राहता किस अंग के लिए सबसे अधिक है? तो ये पीला किस रंग के लिए? तो ये पीला और हरा के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये चार्ल्स डार्विन जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, इन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो ये जेट्रोफा यानी कि रतन जोत का। उसके बाद देखिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना और मक्का से। वाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो ये आपका चिकन की है। उसके बाद देखिएगा कि दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वाइट अंट बोला जाता है, श्वेत चींटी। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो भोपाल में स्थित है। उसके बाद देखिएगा कि नेको, यहाँ पर देखिए NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था किससे संबंधित है? तो ये एड्स से, आप सिर्फ नेको याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि CDRI, यहाँ पर देखिएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय का अधीन है? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पादपों की वृद्धि नापने के लिए। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोलकाता में। उसके बाद देखिएगा फेटल ग्रोथ, भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि हेरोइन नोस्कापिन किस पादप से निर्मित है? तो अफीम पोस्ता से। बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए जो है कौन सा जंतु जो उपयोगी होता है? तो मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्य को पहचानते हैं, तो ये डांस से, नर्तन से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों के हार्मोन के छिड़काव से, पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिसके बीज आवरण रहित होते हैं, यानी कि नंगे बीज होते हैं, वो जिम्नोस्पर्म कहलाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था? तो कार्ल वान फ्रिस्क को 1973 में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तनों में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? तो वाष्प उत्सर्जन। उसके बाद देखिएगा कि उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित उत्तक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो ये फ्लोएम। पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? तो SA नोड्स के नाम से। उसके बाद देखिए शीतल पेय में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? तो कैफीन की। उसके बाद देखिए डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों के परीक्षण करने के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है।
हरगोविंद खुराना को जो है किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन संश्लेषण में उनकी भूमिका समझाने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। स्वान यानी कि डॉग्स उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ है? तो ये डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा। उसके बाद देखिए बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो पोस्ते में। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? तो वसा का संग्रह करने के लिए। उसके बाद जार्विक 7 कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट जार्विक ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेलुलोज। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेच जनन। धान के पौधे उगाने की डायपैग विधि, यहाँ पर देखिए डायपैग मेथड किस देश में विकसित हुई है? तो फिलीपींस में। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो कॉर्निया को। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन यानी कि फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? जया। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 चैम्बर होता है। अच्छा, वह कौन सा जीव है जो पित्ताशय जिसमें नहीं होता है? तो वो चूहा है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ जो है किस पदार्थ से प्राप्त होता है? तो नीम। उसके बाद देखिए यहाँ पर चिकित्सा संबंधी जो है आविष्कारक दिया गया है, जैसे कि विटामिन फंक, विटामिन ए मैकुलम, विटामिन बी मैकमुलन, विटामिन सी होलकर्ट, विटामिन डी हॉपकिंस, सल्फर ड्रग्स। उसके बाद देखिए गेरहार्ड डोमैक, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एस्ट्रोपोटामाइसिन, ये सब दिया गया है। हृदय प्रत्यारोपण अभी मैंने बताया था क्रिश्चियन बर्नार्ड। होम्योपैथी हनीमैन इसके जनक हैं। मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रॉस। पेचिस और प्लेग की चिकित्सा किटाजाटो, ठीक है। लिंग हार्मोन स्टेनाच। उसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन लिली हेल, ठीक है। उसके बाद गर्भ निरोधक गुलिया पिनकस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा आगे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तराखंड देहरादून में। रक्तदाब जो होता है इसके नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? तो इंटरफेरॉन है ये। प्रतिजन वह पदार्थ है जो तो एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो वेटनरी थर्मामीटर से। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो भेड़ की। उसके बाद देखिए केसर पौधे के जो है वर्तिकाग्र से स्टिग्मा से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। विटी वैगन क्या है? तो एक अनुवांशिक रूप से परिवर्तित वैगन है। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति जो है ये होल्स्टाइन गाय है। होल्स्टाइन गाय, होल्स्टाइन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और कुछ यहाँ पर आविष्कारक हैं इस साइड में पेज के। प्रथम प्रखनली शिशु जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एडवर्ड्स और स्टेपटो ने। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विलियम इंथवेन, एंटीजन लैंडस्टीनर। आरएनए फ्रेडरिक मिसर, देख सकते हैं डीएनए जेम्स वाटसन और क्रिक। इंसुलिन फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। क्लोरोफॉर्म हैरिसन और सिम्पसन। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना। पोलियो वैक्सीन का जोनास साल्क ने। बीसीजी का कार्लमेट कैमिली ग्योरिन ने। बैक्टीरिया लीवेनहॉक ने रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। पूरा बायोलॉजी फ्रेंड्स आपका कवर हो गया। धान की फसल में नीलहरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।